हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 प्रश्न करने वाले हैं जो कि जीके और जीएस सेक्शन के हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, वांडरवॉल्स बल के रूप में जाने जाने वाला सबसे दुर्बल अंतर आणविक बल कौन सा है? ठीक है, जो कि अक्सर हैलोजन, आदर्श गैस और अन्य गैर ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लंदन प्रकीर्णन बल। ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या को ऐड किया है। आप देखिए, लंदन प्रकीर्णन बल एक अस्थायी आकर्षक बल है जो कि अणुओं के बीच लगता है। ठीक है, यह एक तरह का अंतराण्विक बल है और इसे वंडर वॉल बल भी कहा जाता है। लंदन परिक्रमा बल के बारे में कुछ और बातें देखिए। यह सबसे कमजोर अंतराण्विक बल होता है और यह तब उत्पन्न होता है जब दो आसपास के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिससे परमाणु अस्थायी द्विध्रुव बन जाते हैं। ठीक है, तब यह बल उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि सबसे कमजोर अंतर आणविक बल कौन सा है। तो याद रखिएगा, वंडरवॉल बल या फिर लंदन प्रकीर्णन बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए थोड़ा सा लंबा सवाल है पर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है एग्जाम में। देखिए, 1820 के दशक में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने चरमपंथी विचारों को बढ़ावा दिया और अपने विद्यार्थियों को सभी सत्ताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके नेतृत्व में खाली स्थान में शामिल उनके छात्रों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर हमला किया, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। कि किस आंदोलन में हुआ था? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो आंदोलन जिम्मेदार है वो है यंग बंगाल आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन पूछा है, मुख्य कामगार वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम खाली स्थान दिन कार्य करता है। कितने दिन कार्य करता है? देखिए, जो जनगणना हुई है 2011 में, ठीक है, हमारे यहाँ जनगणना जो है इंडिया में वो 2011 में हुई थी। इसके 10 साल बाद 2021 में होना था पर वो नहीं करवाया गया। ठीक है, ड्यू टू कोविड आ गया था तो जनगणना नहीं हुआ। 2011 के जनगणना के हिसाब से मुख्य कामगार किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो मुख्य कामगार कहा जाता है उस व्यक्ति को जिसने कम से कम 183 दिन कार्य किया हो या फिर 6 महीने का कार्य किया हो। ठीक है, 6 महीने कार्य किया हो तो उसे मुख्य कामगार कहा जाता है। ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए इब्न बतूता जो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था वो मूल रूप से किस देश का था? तो याद रखिएगा, इब्न बतूता जो था वो बिलोंग करता था मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को में उसका अपना जो देश था वो मोरक्को था और मोरक्को से दिल्ली सल्तनत में भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पे कुछ एक कथन दे रखा है, उसमें पता करना कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन देखिएगा, ये किस बारे में है? तो याद रखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के बारे में है। पहला कथन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को 1 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये कथन सही है और गलत है? तो याद रखिएगा, ये कथन एकदम सही है। इसे 1 अगस्त 2022 को लोकसभा यानी कि निचले सदन में पेश किया गया था। ठीक है, दूसरा है, यह विधेयक विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान करने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। यह गड़बड़ है, यह नहीं था। यह विधेयक राष्ट्रीय रेल परिवहन और संस्थान वडोदरा एक डीम्ड विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रयास करता है जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह भी सही है।
विश्वविद्यालय की स्थापना परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता को पूरा करेगी, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, रामनवमी का त्यौहार निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? तो रामनवमी जो है फागुन के बाद चैत महीने में मनाया जाता है, जो कि फागुन के बाद आता है। किसके बाद आता है? फागुन महीने के बाद आता है, चैत्र। ठीक है, चैत्र मास में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस ओलंपियन ने अ शॉर्ट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखी है? ये बुक का नाम है अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, क्या नाम है? अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ठीक है, माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, ये बुक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये लिखा गया है अभिनव बिंद्रा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अभिनव बिंद्रा जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका को, ठीक है, हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? तो उद्देशिका को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो याद रखिएगा, यह कहा गया है डॉक्टर के.एम. मुंशी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रारंभिक विकास के लिए मास्ड या mRNA के उत्पादन में कौन सा गुणसूत्र शामिल होता है? तो याद रखिएगा, इसमें जो मास्ड आरएनए mRNA होता है, इसमें लैम्प ब्रश गुणसूत्र शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसे याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी सेक्शन से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, चेन्नई में अखिल भारतीय एमसीसी मरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट, कौन सा टूर्नामेंट है याद रखिएगा? अखिल भारतीय एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल के लिए आयोजित किया जाता है? देखिए, जो एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट है, ये जुड़ा हुआ है हॉकी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हड़प्पा गोदी खाना को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बंदरगाह। ठीक है, हड़प्पा का जो बंदरगाह था, यह हड़प्पन डॉकयार्ड था, ये किस स्थान पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा, हड़प्पन डॉकयार्ड यानी कि हड़प्पा गोदी खाना या बंदरगाह, ये पड़ता है लोथल में। कहाँ पड़ता है? लोथल में। औसत संख्या 300 ही होगा। लोथल याद रखिएगा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 171 खालिस्तान से संबंधित है। अनुच्छेद 171 जो है, यह संबंधित है विधान परिषद की संरचना से। ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल जो होती है वो व्यवस्थित या अरेंज होती है? तो याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट के कौन से घटक पर ये क्लोरोफिल अवस्थित होती है? तो ये होती है थाइलेकोइड्स पर। ठीक है, थाइलेकोइड्स पर ये स्थित होती है क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? देखिए, पंजाब में वर्षा होगा भूमध्य सागर से उत्पन्न शीतोष्ण चक्रवात से। किससे? शीतोष्ण चक्रवातों से। तो याद रखिएगा, शीतोष्ण चक्रवात से किसको फायदा होगा? तो ये होगा रबी फसल को, क्योंकि शीत मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु में या गर्मी में उगाई जाती है उसे कहा जाता है खरीफ फसल। क्या कहा जाता है? खरीफ फसल कहा जाता है। ठीक है,
तो शीतोष्ण चक्रवात है, तो इससे भी ध्यान रखिए, ये शीत ऋतु में रबी फसल को फायदा करेगी। ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किस पड़ोसी देश ने नवंबर 2021 से नवंबर 2023 तक हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग IORA इंडियन ओशियन रीजनल अलायंस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये ग्रहण किसने किया है? यह ग्रहण किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक काव्य है जिसका नाम है चांद पुखराज का। ठीक है, चांद पुखराज का काव्य के लेखक कौन है? तो ये लेखक है गुलजार साहब, जो कि एक मशहूर शायर भी हैं इंडिया के। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो याद रखिएगा, इन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया है? बिहार में। ठीक है, चंपारण आंदोलन नाम है इसका, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसलिए चंपारण आंदोलन नाम है। और ये किसके खिलाफ हुआ था? तो ये हुआ था नील की खेती के खिलाफ, नील की खेती के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह किया था, तो उसे चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह भी था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार NPS और APY, ठीक है, कौन सा है? NPS, ठीक है, और APY, ठीक है, खालिस्तान की दो प्रमुख पेंशन योजना है। किसकी पेंशन, ये दोनों योजनाएं जो हैं किसकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं? तो देखिएगा, ये है PFRDA। ठीक है, ये वही संगठन है जो कि हमारा PF, जो कि नौकरी पैसा लोगों का, ठीक है, नौकरी पैसा लोगों का PF जमा करती है। ठीक है, प्रोविडेंट फंड करके होता है EPF, उसी को जमा करती है PFRDA। इसी का एक स्कीम है NPS और है APY। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर खालिस्तान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को किस साल में अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान को अपनाने का ईयर था 1949 और लागू करने का था 1950। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 1950 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, 1949 में अपनाया गया था। ठीक है, कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बेवर नामक आदिम खेती किस राज्य में की जाती है? तो बेवर नामक जो आदिम खेती होती है, ये किया जाता है मध्य प्रदेश यानी कि MPD में। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? क्या देखिएगा, भोपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो चेकमेट शब्द जो है ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है शतरंज से, जिसे चेस भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, लाई हराओबा भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की सबसे प्रारंभिक शैली है? तो लाई हराओबा जो है ये किसकी है? तो याद रखिएगा, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की प्रारंभिक शैली है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सांभर लवन झील, सांभर साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? देखिए, साल्ट लेक जो है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, पर आगे नाम याद रखिएगा, सांभर लवन झील की बात हो रही है, ये स्थित है राजस्थान में। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, साल्ट लेक से कंफ्यूजन नहीं होगा, साल्ट लेक कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पर सांभर लवन झील, सांभर साल्ट लेक कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, देखिए, मार्च 2022 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? याद रखिएगा, मार्च 2022 में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में देवाशीष पांडा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भाबरू बैराट
शिलालेख जिसमें मुख्य रूप से अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने का वर्णन है खाली स्थान में पाया जाता है। तो ये शिलालेख जो भाबरू बैराट शिलालेख है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इसमें लिखा क्या गया है? अशोक बौद्ध धर्म कैसे अपनाते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में लिखा गया है, इसमें संकलित किया गया है। ठीक है, संकलित किया जाता है, जो शिलालेख होता है उसमें चीज़ों को संकलित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।